हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अगर हमारे पास ना कोई भी चार्ज रेस्ट में होगा, ठीक है, अगर कोई चार्ज रेस्ट में, ठीक है, जैसे कि अगर ये मान लेते ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में, ठीक है, ये जो अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन मोशन में, ठीक है, मोशन में बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन या फिर कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो वो क्या क्या जनरेट करेगा। एक तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर कोई चार्ज मोशन में है, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज होगा अगर वो मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, यानी कि दोनों जनरेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जनरेट होता है किसी भी चार्ज की वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे बनता है वहाँ पे अगर कोई चार्ज मोशन में होगा। देखो, अगर कोई भी चार्ज मोशन में, इसका मतलब वहाँ पे करंट जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, चार्ज का मोशन में होने को ही तो हम लोग करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ की डिस्कवरी कहाँ से हुई थी कि कोई अगर चार्ज रेस्ट में होगा, यानी कि कहीं पे भी अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट होगा। तो इस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या था, ऑरस्टेड ने यह ऑब्जर्व किया कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, तो ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या था, ये एक सर्किट है, सर्किट में क्या है, यहाँ पे एक बैटरी है। ठीक है, बैटरी है, इसका मतलब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन हमको पता है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कंपास है। ठीक है, कंपास क्या काम करता है, अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ना कंपास की जो नीडल होती है वो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो ये जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही स्विच को ऑन किया गया यहाँ पे, यहाँ से क्या हुआ, करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट फ्लो हुआ और यहाँ पे ये देखा कि जो कंपास है ना, कंपास की नीडल क्या हुई, डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, ऑरस्टेड ऑब्जर्व दैट इफ अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। और ऑरस्टेड ने यह ऑब्जर्व किया है कि अगर जो कंपास होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक नीडल है, उसको अगर हम कहाँ पे रखेंगे, किसी करंट कैरिंग वायर के सामने रखेंगे, मतलब कोई भी ऐसी वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसके सामने रखेंगे तो वहाँ पे हमको नीडल में डिफ्लेक्शन शो होने के लिए मिलेगा, मतलब नीडल जो होगी उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, चलो, फ्रॉम अबाउट डिस्कशन वी कंक्लूड दीज आर वेरियस सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट अ मैग्नेट। बिना किसी मैग्नेट के, देखो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किससे होता है, मैग्नेट से जनरेट होता है, पर बिना मैग्नेट के अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना है तो ये उसके लिए सारी कंडीशंस हो जाएंगी। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, करंट कैरिंग वायर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे करंट कैरिंग वायर थी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था ना यहाँ पे, तो फर्स्ट चीज़ तो ये हो जाएगी। या फिर वहाँ पे मूविंग इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, मूविंग इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए। ठीक है, तो करंट में भी वही तो होता है, अगर करंट कैरिंग वायर है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो एक ही मतलब है। मूविंग चार्ज पार्टिकल, या तो करंट फ्लो होना चाहिए, मूविंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या मूविंग चार्ज पार्टिकल होने चाहिए, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था इससे हमको क्या पता चला कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसके सामने अगर हम लोगों ने क्या लाया, कंपास लाया, मैग्नेटिक नीडल लाई, तो उसमें डिफ्लेक्शन शो होने के लिए मिलेगा, यानी कि मैग्नेटिक जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा यहाँ पे। ठीक, तो करंट की डायरेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अगर हम ऐसे देखेंगे, ऐसे फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड की ग्रिप में पकड़ेंगे, थंब इधर होगा तो इधर क्या होगा, इनवर्ट, और इधर से क्या होगा, आउटवर्ड, क्योंकि ऐसे बाहर निकल रहा है ना। ठीक है, चलो, उसके बाद क्या हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, अब मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी वहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, उसके अराउंड का कितना स्पेस है जहाँ पे वो किसी भी चार्ज पार्टिकल में क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेट आना चाहिए ना वहाँ पे, तो किसी भी करंट कैरिंग जो हमारे पास कंडक्टर होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर किसकी तरह काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना करंट कैरिंग कंडक्टर, तो यहाँ पे। ठीक है,
तो उसके चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ पे वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अप टू विच का मतलब होता है जहाँ तक वो फोर्स लगा सकता है तो वो उसका फील्ड हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे हमारे पास ये वायर लेट कर लेते हैं, यहाँ पे वायर है, ठीक है, वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या बन रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे हम किसी मैग्नेटिक मटीरियल को लेके आए, जो मैग्नेट है यहाँ पे इसको लेके आए हम लोग। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये जो करंट कैरिंग वायर है, अगर ये यहाँ पे इसमें फोर्स नहीं लगा पा रही है, इसका मतलब ये वाला जो फील्ड है, ये वाला जो स्पेस है वो इसके फील्ड का नहीं है, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है ना वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहाँ तक है, यहाँ तक है। ठीक है, अगर इस मैग्नेट को हम थोड़ा सा और पास लेके आए, यहाँ पे लेके आए, तभी भी इसने फोर्स नहीं लगाया, मतलब यहाँ पे हमको पता नहीं चला ये जो फोर्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे है, इस मैग्नेटिक फील्ड ने यहाँ पे फोर्स नहीं लगाया इसमें मैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, थोड़ा जैसे ही हम लोग बाउंड्री लाइन पे पहुँचे वैसे ही इसमें क्या लगने लग गया, फोर्स लगने लग गया। इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इतना है। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ पे वो फोर्स लगा सकता है, जहाँ तक वो फोर्स लगा सकता है, वो उसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसकी एसआई यूनिट टेस्ला होती है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है, ये जो बी है ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अगर हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है, फोर्स की वैल्यू होती है बी इंटू आई इंटू एल। ठीक है, तो B का मतलब क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये B मैग्नेटिक फील्ड है और ये फोर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गॉस। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक तो इसकी SI यूनिट टेस्ला, इसकी एक और यूनिट होती है CGS यूनिट होती है गॉस। ठीक है, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ठीक है, डायमेंशन ये हो जाएगी इसकी M1 L0 T-2 A-1। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो हमने देख तो लिया कि अगर हमारे पास जैसे ये लेट कर लेती है एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, लेकिन करंट फ्लो करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो बन गया, ये जो हमने वायर यहाँ पे रखी है, ठीक है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन गया, वो हमको पता है यहाँ पे। ठीक है, हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पे लेके आए तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखा हमको, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल में फोर्स लगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बन रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बन कैसे रहा है, ऐसे बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या ऐसे बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, किस शेप में बन रहा है वो नहीं पता हम लोगों को। ठीक है, तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन देखेंगे। किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो हमको पता चल चुका है ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अब हम डायरेक्शन निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फर्स्ट है इन स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। अगर हमारे पास एक सीधी वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें डायरेक्शन कैसे देखेंगे। ठीक है, जैसे कि इसको लेट कर लेते कि ये एक वायर है यहाँ पे, जैसे कि इसको लेट कर लेते कि ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो तो हमको पता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन देखेंगे अब। ठीक है, देखो अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर जिस डायरेक्शन में उसका करंट फ्लो रहा, ठीक है, उसको हम क्या पकड़ेंगे, राइट हैंड की ग्रिप में पकड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ये राइट हैंड है मेरा। ठीक है, राइट हैंड में उस वायर को पकड़ेंगे। ठीक है, देखो अगर हमें स्ट्रेट वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो सबसे पहले जो वायर होगी उसको राइट हैंड की ग्रिप में ऐसे पकड़ो कि जो तुम्हारा थंब होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जिधर करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, ये वायर है, इसमें इधर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि इसमें इस साइड इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम कैसे पकड़ेंगे इसको, थंब उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट हैंड होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, अगर ऐसे करंट फ्लो करता तो हम ऐसे पकड़ते इसको, ऐसे करंट फ्लो करता तो हम ऐसे पकड़ते इसको। ठीक है, थंब बस तुम्हारा उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो इस ये पेन है यहाँ पे, ठीक है, इसको वायर लेट करके चलते हैं, इसमें किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसको हम राइट हैंड में पकड़ेंगे, थंब किस डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जो तुम्हारी कर्ल फिंगर होंगी, जो घूमी हुई उंगलियां होंगी, ये जो ऐसे फिंगर है, ठीक है, 4 फिंगर है यहाँ पे। ठीक है, ये जो ऐसे घूमी हुई उंगलियां हैं, ये चारों जो उंगलियां ऐसे घूम रही है, ये हमको क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। तो इसका मतलब जो ये वायर है इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी, ऐसी। ठीक है, ऐसे सर्कुलर। ठीक है, ऐसे इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं वहाँ पे,
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, इसको मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इट स्टेट्स दैट इफ़ वी होल्ड आर राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब इज परपेंडिकुलर टू द फिंगर, इफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट देन कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब राइट हैंड में हम कैसे पकड़ेंगे उसको कि जो तुम्हारी फिंगर होगी वो थंब के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। देखो फिंगर जो है ये हमारी फिंगर है और ये थंब है, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के, ठीक है। चाहे हम इन फिंगर को घुमा भी देंगे, ऐसे भी घुमाएंगे तो भी ये परपेंडिकुलर ही निकलेंगी थंब के, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी, अगर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, ऐसी, कर्ल ऑफ फिंगर। तो ध्यान से देखना है, अगर इस वायर को मैंने ऐसे रख रखा है, यहाँ पे वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर मैं इसको पकड़ूंगी ना राइट हैंड की ग्रिप में तो ऐसे पकड़ूंगी, ठीक है, थंब इस डायरेक्शन में होगा, कर्ल जो फिंगर होंगी वो ऐसे कर्ल होंगी। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये जो प्लेन में मैंने इसे रखा है, इस कॉपी के ऊपर रखा है मैंने, इस पेज के ऊपर रखा है, अगर मैं पूछूंगी कि यहाँ पे कैसी डायरेक्शन है, यहाँ पे कैसी डायरेक्शन, तो कैसे पता करेंगे, अगर इस पेन को मैं पकड़ूंगी, इस वायर को मैं पकड़ूंगी, थंब इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे घूमेंगी उंगलियाँ, तो यहाँ से तो बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, देखो सर्कुलर तो होगा, ठीक है, वो अलग चीज़ है, पर अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन पूछूंगी, यहाँ पे डायरेक्शन पूछूंगी तो कैसे बताएंगे हम लोग, ऐसे बाहर निकल रहा होगा और इधर को क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है अंदर। घुमा के देखना अपनी उंगलियों को, अपनी फिंगर्स को घुमा के देखना, ऐसे घूमेंगी, ठीक है, कर्ल करके देखना इनको, ऐसे घूमेंगी, यहाँ से तो बाहर निकल रही है, इस साइड से तो बाहर निकल रही है लेफ्ट साइड से, ठीक है, और राइट साइड में क्या कर रही है, एंटर कर रही है अंदर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूंगी यहाँ पे कैसी डायरेक्शन होगी, अगर करंट की डायरेक्शन ये होगी तो, ठीक है, तो यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है। तो बाहर निकलने को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटवर्ड, और अंदर जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्ड, ठीक है। तो ये जो वायर है इसमें अगर ऊपर की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा होगा, आउटवर्ड है, और इधर क्या कर रहा होगा, एंटर कर रहा होगा, इसका मतलब इनवर्ड है, ठीक है। सेम ऐसे अगर ये वायर इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इधर करंट फ्लो कर रहा है, तो कैसे पकड़ेंगे इसको, ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना है, ये वायर में आपकी बार नीचे की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर इसे हम राइट हैंड की ग्रिप में पकड़ेंगे तो थंब तो इसी डायरेक्शन में होगा, तो कर्ल फिंगर कैसे होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है। तो अब की बार जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो इधर को अंदर जा रहा है और इधर से क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अंदर जा रहा है इसका मतलब इनवर्ड, तो आपकी बार इस साइड होगा और इस साइड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो कैसे बनेगा, कोसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। सर्कुलर तो बनेगा, जो देखो जो कर्ल फिंगर है वो तो बनेंगे ऐसे सर्कुलर की फॉर्म में बन रही है ना, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वो सर्कल कैसे होंगे, कोसेंट्रिक सर्कल होंगे सारे के सारे, ठीक है। कोसेंट्रिक का मतलब होता है, को का मतलब क्या होता है, सेम, यानी कि कॉमन होता है जो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, कोसेंट्रिक सर्कल, यानी कि जिनके सेंटर सेम होंगे। इस सर्कल का सेंटर ये, इस सर्कल का सेंटर भी यही है, और सारे सर्कल का जो सेंटर है वो यही है, मतलब, ठीक है, जो वायर के ऊपर है, ठीक है, ठीक है। अगली चीज़, अगर वायर स्ट्रेट होगी तो यहाँ पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक, ठीक है। तो कोसेंट्रिक के फॉर्म में क्या बनेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अगर वायर कैसी होगी, हमारे पास स्ट्रेट वायर होगी, ठीक है। लेकिन अगर वायर हमारे पास सर्कुलर होगी तो कैसा बनेगा, ठीक है, हमारे पास आपकी बार कैसी वायर है, सर्कुलर वायर है, ठीक है। तो अगर हमारे पास सर्कुलर वायर है, ठीक है, सर्कुलर वायर में सबसे पहले ध्यान से देखना, अगर मैंने ये करंट की डायरेक्शन बना रखी है, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है यहाँ पे, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि जो घड़ी की सुई जाती है वो कैसे जाती है, ऐसे जाती है ना, और ये कौन सी डायरेक्शन है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब उसमें कौन सा पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल बन रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें कौन सा पोल बन रहा होगा, साउथ पोल बन रहा होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब उसमें कौन सा पोल बन रहा है, साउथ पोल बन रहा होगा, ठीक है। चलो, तो इन केस ऑफ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल। अगर स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा होगा, कोसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लूप में होगा, ठीक है, लूप की फॉर्म में होगा तो जो वो होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसे बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। चलो, बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस चीज़ को भी हमेशा याद रखना, जो करंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ही होते हैं,
ठीक है। दोनों केस में देख लेना, दोनों में जो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है बायो-सैवर्ट लॉ, ठीक है। तो बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अगर कोई वायर, किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उस वायर की वजह से किसी पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है कि कितनी होगी, यहाँ पे कितना फोर्स लग पाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा इसका मैग्नेटिक, ये जो वायर है यहाँ पे कितना फील्ड बना रही होगी अपना, वो निकालना है हमको, ठीक है। तो उसके लिए बायो-सैवर्ट लॉ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट डिपेंड डायरेक्टली अपॉन करंट एलिमेंट साइन ऑफ थीटा and inversely proportional to square of distance between current element and the point where magnetic field is to be calculated, ठीक है। तो इसका मतलब ये बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो जैसे कि ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये हमारे पास इन्फिनिटी वायर लेट कर लेते हैं, यहाँ पे वायर बहुत बड़ी है, ठीक है। हमें इस छोटे से पॉइंट की वजह से देखना, हमें पूरी वायर की वजह से नहीं देख रहे अभी, ठीक है। इस छोटे से वायर का जो पार्ट है इसी को बोला जा रहा है करंट एलिमेंट, ठीक है। इस वायर के छोटे से पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं करंट एलिमेंट। वायर की पूरी लेंथ कितनी है, एल, इस छोटे से की लेंथ अगर हम देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, ठीक है। तो किसी करंट एलिमेंट का मतलब है कि ये जो वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसका छोटे से पार्ट की वजह से अगर मुझे पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो उसी को क्या बोलते हैं, बायो-सैवर्ट लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो ये बायो-सैवर्ट लॉ बताता है हमको, ठीक है। तो बायो-सैवर्ट लॉ ये बोलता है कि अगर तुम्हारे पास ये करंट एलिमेंट है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, इसकी वजह से अगर तुम्हें यहाँ पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो अगर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वो भी तो छोटा सा ही होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उसको हम बी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डी बी लिखेंगे। मैंने बताया था जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर छोटा सा है तो यहाँ पे डी बी लिखेंगे उसके आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जो डी बी होगा यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उस करंट एलिमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, यानी कि आई डी एल के प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो वायर तुमने ले रखी है ना, इसकी जितनी ज़्यादा लेंथ लोगे, जितनी बड़ी लेंथ लोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। छोटी सी लेंथ लोगे तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, थोड़ी और बड़ी लोगे थोड़ा और ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा लोगे तो और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो करंट के और जो वायर है उसकी लेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दूसरी चीज़ साइन थीटा के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। साइन थीटा क्या चीज़ है, जो तुमने यहाँ पे करंट एलिमेंट ले रखा है वो और जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है उसको थीटा बोला जाता है, ठीक है। तो उसके साइन के क्या होएगा, प्रोपोर्शनल होएगा, ठीक है। और इनके बीच की जितनी डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड यानी कि हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि कितना बन रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट, ठीक है, इस करंट एलिमेंट की वजह से कहीं पे भी अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, ठीक है, करंट एलिमेंट यानी कि आई डी एल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको ये जो डी एल होगा ना इसमें कितना करंट फ्लो रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर उसको करंट एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो डिपेंड्स क्या बोल रहे हूँ, डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन, किस में डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली आईडीएल पे यानी कि करंट एलिमेंट पे, साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। चलो इन तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो डी बी प्रोपोर्शनल होगा आइडियल साइन थीटा के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, ठीक है। तो डी बी किसके, जब भी कोई प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे, ठीक है। तो डी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अभी उस कांस्टेंट को हम के लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो के आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो के होता है के इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये जो के होता है बायो-सैवर्ट लॉ में जो प्रोपोर्शनल हटके कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई और इसकी म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, ठीक है। उसके बाद है वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। के क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और जो म्यू नॉट हमने देखा ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई, के की वैल्यू क्या आ रही थी, म्यू नॉट बाय 4 पाई ना, म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो डी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के की जगह हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लाएंगे, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में हमको डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो डायरेक्शन किसकी आएगी यहाँ पे, डीएल की डायरेक्शन आएगी, ठीक है।
चलो, तो डी बी के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, आर कैप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे आर की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आर कैप ले रखा है ना, तो ऊपर नीचे आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर क्यूब। यहाँ पे आर की मल्टीप्लाई करेंगे, देखना आर कैप और आर कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, और आर क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है हमको, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को प्लस करेंगे तो वेक्टर बन जाता है ना यहाँ पे, तो आर वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद देखना यहाँ पे साइन थीटा, अगर दो वेक्टर के बीच में साइन थीटा है, इसका मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो आर क्रॉस डी एल आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये उसकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। बायो सेवर्ट लॉ की क्या है, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। उसकी यूनिट, अगर यूनिट और डायमेंशन देखेंगे म्यू नॉट की, म्यू नॉट क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। म्यू नॉट की अगर हम यूनिट और डायमेंशन देखेंगे तो म्यू नॉट इक्वल टू टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। डायमेंशन क्या आ जाएगी इसकी, m1 L1 T-2 A-2 आ जाएगी, ठीक है।